भाईचारे कसम, जिस दिन मैं वतन वापस लौट रहा था उसी दिन साले प्लेन में ब्लास्ट हो गया। मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट पहना ही था कि अचानक एक नाजुक सी बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी लड़की मेरी तरफ भागी चली आई। उसने झटके से मेरे कंधे से पैराशूट का बैग खींच लिया। क्या बकवास है ये। मैं गुस्से में चिल्लाया और उसे बहस करने ही वाला था कि उसने आव देखा न ताव सीधे आकर मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। साला, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 7 साल से रिलेशनशिप में हूं, आज तक उसके होंठों की लिपस्टिक का स्वाद तक नहीं चखा था। पर ये लड़की, ये तो जैसे मुझे कच्चा चबा जाना चाहती थी। अबे भाई, हाथ कहाँ लगा रही है? मतलब शक्ल अच्छी है तो कुछ भी करेगी क्या? मैं बुरी तरह बौखला गया और गुस्से में उसे खुद से दूर धकेलने ही वाला था कि तभी तभी कुछ हट्टे-कट्टे लंबे चौड़े माऊ तभी कुछ हट्टे-कट्टे लंबे चौड़े आदमी हमारी तरफ बढ़ते हुए आए। उनकी आंखें बाज की तरह चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थीं। उनमें से एक गुर्राया, वो इस तरफ नहीं है। बिना पैराशूट के वो इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत कभी नहीं करेगा और वैसे भी वो बुरी तरह जख्मी है। पक्का इसी भीड़ में कहीं छुपा होगा, चलो आगे ढूंढते हैं। मैंने देखा कि वो लोग कुछ देर तक पागलों की तरह यहां-वहां तलाश करते रहे और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए आगे निकल गए। उन्हें देखकर मेरी तो मानो जान ही हलक में अटक गई थी। अभी मैंने राहत की सांस ली ही नहीं थी कि तभी तभी वहां आदमियों का एक और ग्रुप आ धमका। मैंने ध्यान से देखा, उन सबका एक-एक हाथ अपनी जैकेट के अंदर छुपा हुआ था। भाई साहब, ये पोजीशन देखकर मेरा माथा ठनका। सालों के पास पक्का गन है, गन। तभी अचानक उनमें से एक की बेहद खूंखार और कातिलाना नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। उसने एक पल के लिए मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, लेकिन मौत के मुहाने पर खड़े इस प्लेन में एक दूसरे में खोए हुए आशिकों के जोड़े को देखकर शायद उसे लगा कि ये तो बस कोई आम कपल है, इनसे कोई खतरा नहीं है। वैसे भी उस लड़की की पीठ पूरी तरह से पैराशूट के बैग से ढकी हुई थी, जिसने सही वक्त पर उसकी पहचान को छुपा दिया था। वो आदमी अपने साथियों से बुदबुदाया, वो शायद किसी दूसरी जगह छुप गई है। अगर इस बार भी काम तमाम करने में नाकाम रहे तो ऊपर वाले बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो, थोड़ी और ताकत झोंकते हैं, कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग वाले हमसे पहले उसे न ढूंढ लें। उनकी ये बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं सोचने लगा कि साला, इस प्लेन के मुसाफिर भी कितने अजीब हैं। सब के सब किसी न किसी को ढूंढने में लगे हैं। और दूसरी तरफ ये लड़की है जो इस मौत के माहौल में भी धड़ल्ले से मेरा फायदा उठाए जा रही है। जैसे ही मुझे ख्याल आया कि ये लड़की अभी भी मेरे साथ ये सब हरकतें कर रही है, मेरा पारा चढ़ गया। मैंने उसे खुद से दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी तभी उस लड़की ने फुर्ती से मेरी कलाई दबोच ली और उसी रफ्तार के साथ उसने मेरे हाथ को सीधे अपनी कमर पर रख दिया। अबे भाई, तू है कौन? मुझसे दूर हट। अरे, वो लोग वापस आ रहे हैं, सुन रहे हो तुम? तभी उन गुंडों का लीडर अचानक ठिठक गया। उसने पलटकर सीधे मेरी तरफ देखा। उसका एक आदमी चिल्लाया, बॉस, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा, आप क्या देख रहे हो? यह कहकर उसने भी अपने बॉस की नजरों का पीछा किया और सीधे मेरी तरफ देखने लगा। तब जाकर मुझे समझ आया कि साला वो मुझे नहीं, बल्कि मेरे सामने खड़ी इस रहस्यमयी लड़की को घूर रहे हैं। सत्यानाश! हम उनकी नजरों में आ चुके थे। तभी उस बॉस नाम के आदमी ने बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे ट्रिगर दबा दिया। गोली चलती उसे पहले ही लड़की ने बिजली की फुर्ती से पास पड़ा कंबल हवा में उछाला और सीधा उनकी तरफ फेंक दिया। अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ा और हमें लेकर प्लेन से नीचे छलांग लगा दी। भाई साहब, उसकी रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। श्श! एक जोरदार आवाज के साथ हमारा पैराशूट हवा में खुल गया। हम दोनों पल भर में हवा में तैरने लगे और प्लेन से हमारे बीच एक ठीक ठाक दूरी बन गई। वही है, वो भाग रहा है, जल्दी गोली चलाओ। ठाए, ठाए, ठाए। गोलियों की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज उठी। जैसे जैसे हमारा पैराशूट दूर उड़ता जा रहा था, उस बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, जल्दी पीछा करो इसका। तभी उन गुंडों ने भी फुर्ती से पैराशूट पहने और प्लेन से नीचे छलांग लगा दी। भाई साहब, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिना किसी वजह के इस बखेड़े में फंस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन। अलग अलग गैंग्स के लोग इसके खून के प्यासे क्यों बने हुए हैं? इसकी असलियत क्या है? मैं गुस्से में उससे ये सारे सवाल पूछने ही वाला था कि तभी तभी मैंने देखा कि उसकी पलकें धीरे-धीरे बंद होने लगीं और जो हाथ उसने मेरी कमर पर कस रखे थे, उनकी उनकी पकड़ धीरे-धीरे ढीली पड़ने लगी और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। अरे! अरे! होश में आओ, नीचे मत गिर जाना। डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। मैंने आव देखा न ताव, अपनी जान बचाने के लिए उसे और जोर से कसकर पकड़ लिया। अबे ओए! डर के मारे बेहोश हो गई क्या? हेलो, सुनो!
तभी मेरी नजर ऊपर गई और साला मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उन गुंडों की गोलियों ने हमारे पैराशूट को फाड़ दिया था। लड़की तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी और अब मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। हे भगवान, हे ऊपर वाले, अब क्या हम यहीं टपकने वाले हैं? क्योंकि भाई साहब, नीचे और कुछ नहीं, बस दूर दूर तक फैला समंदर था। अथाह समंदर। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि यह फटा हुआ पैराशूट थोड़ी देर और टिक जाए। मैं मरना नहीं चाहता था भाई। सच में इतनी जल्दी इस दुनिया को टाटा बाय बाय कहने का मेरा कोई इरादा नहीं था, और वो भी इस तरह की फालतू और अजीब सिचुएशन में फंसकर। अपनी जिंदगी का ऐसा बकवास एंड मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। लेकिन साला किस्मत तो पहले ही रूठी बैठी थी। वो फटा हुआ पैराशूट अब बुलेट की रफ्तार से नीचे की तरफ गिरने लगा। अपनी 24-25 साल की जिंदगी में मैंने आज तक खुद को इतना अनलकी महसूस नहीं किया था। मतलब, दुनिया की सारी पनौती आज ही के दिन मेरे सिर पर आनी थी क्या? अभी मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि अचानक छपाक, हम दोनों बहुत जोर से सीधे समंदर के पानी में जा गिरे। पानी की इतनी ऊंची लहरें उठी कि पूछो मत। मैं इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए नाक मुंह के रास्ते दो चार घूंट खारा पानी अंदर चला गया। जैसे तैसे तैरकर मैं पानी की सतह पर आया और हांफते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। भाई साहब, शुक्र है भगवान का कि मुझे तैरना आता था, वरना आज तो पक्का राम नाम सत्य हो जाना था। पानी में थोड़े हाथ पैर मारने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और थोड़ा शांत हुआ। लेकिन तभी मैंने देखा कि समंदर के पानी पर एक बहुत बड़े हिस्से में वो खून था। लाल रंग का गाढ़ा खून, जो पानी में इस तरह फैल रहा था जैसे किसी ने समंदर में लाल रंग की पूरी बाल्टी ही पलट दी हो। पानी की लहरों के साथ वो खौफनाक लाल रंग दूर दूर तक तैर रहा था। अबे, ये क्या बखेड़ा है? इतना सारा खून कहां से आ रहा है? मेरा माथा ठनका। मैंने तुरंत चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर साला उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं था। वह पानी में कहीं गायब हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। सत्यानाश! उन गुंडों ने प्लेन में कहा था ना कि वह बुरी तरह जख्मी है। इसका मतलब इसका मतलब ये सारा खून उसी का है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह लड़की कोई मामूली चीज नहीं है, पक्का कोई बहुत बड़ा बवाल है। और वो गुंडे, वो साले भी पैराशूट लेकर कूदे हैं, पता नहीं किस वक्त यहां आ धमके। अगर मैंने इस लड़की के चक्कर में पैर अड़ाया तो मैं बिना बात के बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, बहुत बड़े झंझट में। लेकिन अगर मैंने उसे अभी नहीं बचाया तो वह तड़प तड़प कर इसी पानी में डूब जाएगी और मर जाएगी। ये दोनों ख्याल मेरे दिमाग में आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ मेरी अपनी जान थी और दूसरी तरफ उस लड़की की जिंदगी। आखिरकार मैंने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और समंदर के गहरे पानी में गोता लगा दिया। पानी के अंदर जाते ही मैंने तुरंत चारों तरफ देखा और किस्मत से कुछ ही सेकंड में मुझे अंदाजा हो गया कि वह किस तरफ है। वह मिल गई थी। मैं पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगा। मैंने अपनी बची कुची सारी जान झोंक दी और उसे पानी से बाहर खींचकर किसी तरह एक किनारे पर ले आया। जब मैं हांफते हुए जमीन पर गिरा, तब मैंने चारों तरफ देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है, लेकिन वहां आस-पास के घरों पर टंगे हुए बड़े-बड़े जालों को देखकर मुझे इतना समझ आ गया कि यह पक्का कोई मछुआरों का गांव है। तभी मेरी नजर वहां बने एक घर पर थमी, जो मेरे सबसे पास था और जहां सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता था। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं इसी घर वालों से मदद मांगूंगा। मैंने बेहोश लड़की की तरफ देखा और बुदबुदाया, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी को लेकर आता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर मैं उस लड़की को ये कहकर मैंने उस लड़की को वहीं जमीन पर लिटा दिया। अब भले ही वो बेहोश थी और मेरी एक भी बात नहीं सुन सकती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अकेला ही दौड़ता हुआ उस मकान के सामने पहुंचा और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा। "हेलो, कोई है क्या अंदर? प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे मदद चाहिए। ओ भाई साहब, कोई है अंदर? प्लीज मदद करो।" मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि तभी कुछ ही देर में उस घर का लकड़ी का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिनके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अचरज से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? और इस हालत में? अरे आंटी जी, नमस्ते। मैं जिस प्लेन में था उसमें ब्लास्ट हो गया। हम लोग किसी तरह जान बचाकर समंदर में कूदे हैं। वहां किनारे पर एक लड़की है, वो बहुत बुरी तरह जख्मी है और बेहोश है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना वो मर जाएगी। मैंने हांफते हुए एक ही सांस में सब बोल दिया। महिला ने चौंक कर मेरी बात सुनी और तुरंत उनकी नजर किनारे पर पड़ी उस बेसुध लड़की पर गई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए घर के अंदर की तरफ आवाज लगाई, अरे जी, सुनते हो? जल्दी बाहर आओ, बाहर किसी की जान आफत में है, जल्दी चलो।
उनकी आवाज सुनते ही अंदर से एक बूढ़ा मछुआरा भागता हुआ बाहर आया। उसने जैसे ही पूरी बात समझी, बिना कोई फालतू सवाल किए वो सीधा किनारे की तरफ दौड़ा। हम दोनों ने मिलकर उस लड़की को उठाया और वो लोग उसे तुरंत अपने घर के अंदर ले गए। अरे साहब, आपकी पत्नी को तो बहुत गहरी चोट आई है। ये ये तो गोली का जख्म लग रहा है। मैंने बात बनाते हुए गुस्से में अपना पैर पटका और कहा, हाँ भाई, अभी प्लेन में कुछ डाकुओं ने हमारा रास्ता रोक लिया था। सालों ने हमारा सब कुछ लूट तो लिया ही, जाते जाते गोली भी मार दी। वह मछुआरा दर्द और गुस्से में बोला, कैसा जमाना आ गया है यह। आप रुको साहब, मेरे पास एक खानदानी और पुरानी दवा है। जख्म चाहे कितना भी बड़ा हो, बस एक बार इसे लगा लो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मैं तो दंग रह गया। मैंने पूछा, क्या? इतनी चमत्कारी दवा? मैंने तो ऐसी किसी दवा के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तभी वहां खड़ी उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, साहब, ये सदियों से मछली पकड़ने का काम करते हैं। पिछली बार एक बहुत बड़ी मछली ने इनका हाथ काट लिया था। पूरा मांस का टुकड़ा अलग हो गया था। पर जैसे ही ये दवा लगाई, देखो, आज हाथ बिल्कुल चंगा भला है। सच में, ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तभी उस मछुआरे की बीवी पानी से भरा एक बर्तन लेकर आई और बोली, आप पहले अपनी पत्नी का जख्म साफ कर लीजिए, फिर इस पर दवा लगानी होगी। मैंने अपनी नजर उस लड़की पर डाली। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को कसकर पकड़ रखा था और अपना सिर मेरे सीने पर टिकाए हुए थे। वह मुझे किसी मजबूत सहारे की तरह पकड़कर बड़े आराम से सो रही थी। मैंने सोचा, अरे, ये कैसा वक्त चल रहा है और इस लड़की को अब भी मेरे मजे लेने की सूझ रही है। ये बेहोश है या जानबूझकर फायदा उठाने का नाटक कर रही है? उसके प्रति मेरे मन में कड़वाहट और बढ़ गई। तभी वह महिला मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, आपकी पत्नी तो आपसे बहुत प्यार करती है साहब। इतनी चोट लगी है, फिर भी आपको एक पल के लिए नहीं छोड़ रही। सच में, जवानी के दिन भी क्या दिन होते हैं। हमारे जमाने में तो हाथ पकड़ने में भी अरे साहब, हमारे जमाने में तो हाथ पकड़ने में भी लाज आ जाती थी। उनकी बात सुनकर मैंने एक समझदार इंसान की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, आपको देखकर शर्म आ रही है। लेकिन सच कहूं तो अंदर ही अंदर मुझे इस बेशर्म लड़की पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। अरे, इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी इसे चैन नहीं है। थोड़ा शांत नहीं बैठा जा रहा इससे। वह महिला हम दोनों को देखकर कुछ मजाक करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर टिक गई। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। महिला को इस तरह हैरान होते देख मेरे मन में खटका हुआ। मैंने सोचा, भाई, यह लड़की कोई मामूली चीज नहीं है क्या? इस छोटे से गांव में भी इसे कोई पहचानता है? मैंने तुरंत उत्सुकता से पूछा, माँ जी, क्या आप इसे जानती हैं? वह महिला कुछ पल के लिए सोच में डूब गई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, शक्ल तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले कहीं देखा है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे दिमाग की बत्ती जली। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टीवी पर दिखाई जाने वाली कोई खूंखार वांटेड क्रिमिनल हो, या फिर किसी जेल या हाई सिक्योरिटी जेल से भागी हुई कैदी। कहीं यह किसी जेल से भागी हुई कैदी तो नहीं? जिस तरह अभी कुछ लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, उसे देखकर तो यही लगता है कि इसने कम से कम 2 बड़े गैंग से दुश्मनी मोल ले रखी है। मैंने घबराकर उस महिला से कहा, माँ जी, आप एक बार और जरा ध्यान से सोचिए कि आपने इसे कहाँ देखा है। ये मेरी जान का सवाल है। अगर यह कोई खतरनाक मुजरिम निकली, तो मैं तुरंत पुलिस और बड़े अधिकारियों को खबर कर दूंगा। मैं ऐसे किसी अपराधी को छुपाकर अपने गले में मुसीबत नहीं डालना चाहता। वह महिला कुछ देर सोचने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। वैसे तुम दोनों के पहनावे को देखकर लगता है कि तुम लोग शहर के रहने वाले हो, और दिखने में दोनों इतने सुंदर हो। कहीं तुम दोनों टीवी के कोई बड़े स्टार या एक्टर एक्ट्रेस तो नहीं हो? मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, आप भी क्या बात कर रही हैं? भला हमारे जैसे बदहाल और भागे भागे फिरने वाले भी कोई स्टार होते हैं क्या? तभी उस महिला ने एक पुड़िया आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो छोड़ो, ये लो लड़का, ये दवा का पाउडर है, इसे जल्दी से उसके जख्म पर लगा दो। इस दवा को घाव पर लगा दो। तब तक रात का खाना तैयार हो जाएगा, मैं खुद तुम्हें बुलाने आ जाऊंगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। आप लोगों को हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे कोई तकलीफ नहीं बेटा, इसमें कैसी तकलीफ। जैसे ही वे दोनों कमरा बंद करके बाहर गए, मैंने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा। गुस्से में मैंने अपनी उंगली से उसके माथे पर एक जोरदार चटकन लगा दी। माथे पर चोट लगते ही उसके मुंह से सिसकी जैसी एक हल्की सी आवाज निकली और दर्द के मारे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तभी मेरी नजर उसके जख्म पर पड़ी। वहां से अब गाढ़ा
काले रंग का खून बाहर आ रहा था और उसके सीने से लगातार खून बहता ही जा रहा था। हालाँकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मुझे चिढ़ भी आ रही थी, फिर भी मजबूरी में मुझे उसकी शर्ट के बटन खोलने पड़े। मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं यह सब किसी और वजह से नहीं बल्कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि यह लड़की यहाँ तड़प-तड़प कर मर ना जाए और खामख़ाह मामला और ज़्यादा न बढ़ जाए। उसका ऊपर का बदन साफ करते-करते बर्तन का सारा पानी गंदा और काला हो चुका था। मैंने उस पानी को फेंका और बाहर जाकर दोबारा एक बर्तन में गर्म पानी भरकर ले आया। अब जैसे ही मैं उसके पैर और नीचे का हिस्सा साफ करने के लिए आगे बढ़ा और मेरी उँगलियाँ उसकी पैंट के बटन तक पहुँची, मैं एकदम से ठिठक गया। मेरे मन ने कहा, "छोड़ो यार, बस ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा साफ कर देता हूँ, काम खत्म। डरने की क्या बात है?" लेकिन मुसीबत ये थी कि उसकी पैंट इतनी ज़्यादा टाइट थी कि उसे ढंग से उतारे बिना काम नहीं होने वाला था। अब इसे कैसे निकालूँ? मैं इसी कशमकश में फँसा हुआ पैंट को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक कमरे में एक बर्फीली और ठंडी आवाज़ गूंजी। "क्या कर रहे हो तुम?" मेरी तो मानो जान ही निकल गई। इससे पहले कि मैं पीछे हटा, उस लड़की ने झटके से मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। मैं इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और सीधे उसके ऊपर जा गिरा। सीधे उसके उसी ज़ख्म पर। मेरे मुँह से तुरंत निकला, "अरे! आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ?" मेरा यकीन करो, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं घबराकर झटके से खड़ा हो गया। उसे घूरते देख मैंने तुरंत बात सँभाली। "देखो, तुम कोई गलतफ़हमी मत पालना। मैं तो बस तुम्हारा बदन साफ़ कर रहा था ताकि इस घाव पर दवा लगाई जा सके।" लेकिन उसकी आँखों के तेवर देखकर लग रहा था कि उसने कुछ और ही समझ लिया है। मैंने बात साफ़ करने के लिए आगे कहा, "और तुम्हारी इस अजीब-सी पैंट के बटन, भाई, ये तो मुझसे खुल ही नहीं रहे थे।" ये सुनते ही उस लड़की की चमकदार आँखों में एक ऐसी रहस्यमयी और कातिलाना मुस्कान आ गई, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वह धीमे से बोली, "अच्छा, तो तुम बटन खोलकर आखिर देखना क्या चाहते थे?" उसकी उस मुस्कान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने तुरंत कहा, "ओए! तुम ऐसा तो नहीं सोच रही ना कि मैं तुम पर फिदा हूं? सुन लो कान खोलकर, मेरी अपनी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी सोचने की सोच भी नहीं सकता।" फिर मैंने मन ही मन बुदबुदाया, आई बड़ी, जिसे एक पैंट उतारना तक नहीं आता वो इस पर डोरे डालेगा। अरे भाई, तुम जैसी लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड है और मेरे जैसी शरीफ लड़की के पास भी गर्लफ्रेंड है। इस दुनिया को आखिर हो क्या गया है? मुझे उसकी बातों पर तगड़ा गुस्सा आ गया और मैंने चिढ़कर कहा, "तुम्हें क्या लगता है, दो लोग साथ हैं तो क्या उनका एक दूसरे के कपड़े उतारना जरूरी है? मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बेहद शरीफ हैं, समझे? हमारे बीच आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।" वह मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, "हम्म, वह तो मुझे प्लेन में ही समझ आ गया था। तुम्हारा वह किस बिल्कुल नौसिखियों जैसा था, एकदम बकवास। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि तुमने आज तक लाइफ में कभी किसी को किस नहीं किया।" अब उसने इस बात को दोबारा छेड़ दिया तो मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। "अरे यार, मैंने इतने सालों से अपना ये पहला किस, फर्स्ट किस, सिर्फ इसलिए बचा कर रखा था ताकि अपनी शादी की पहली रात को अपनी होने वाली बीवी को सबसे कीमती और सबसे पवित्र उपहार के रूप में दे सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये सपना ये लड़की मिट्टी में मिला देगी और मेरा पहला किस मुफ्त में लूट लेगी।" मैंने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, "मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, समझे?" और दवा की पुड़िया उसकी तरफ फेंक दी। वह हल्के से मुस्कुराई और शरारत भरे लहजे में बोली, "क्यों? मेरी मदद नहीं करोगे? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़े गौर से देख रहे थे। अब मुंह क्यों फेर लिया? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता मिस्टर। हर किसी के नसीब में नहीं होता मुझे इस हाल में देखना।" मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, "अपनी गलतफहमी दूर कर लो मैडम। मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर और खूबसूरत है। मैं उसे देखना पसंद करूंगा, तुम्हें नहीं।" उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के मुंह से यह सुना था कि कोई दूसरी लड़की उससे ज्यादा बेहतर है। मुझे गुस्से में इस तरह पैर पटकते और लाल पीला होते देख उसके होठों पर एक और गहरी और खूबसूरत मुस्कान तैर गई। मुस्कान की एक हल्की सी लकीर उभर आई। वह बहुत ही धीरे से, बड़े आराम से मेरी तरफ थोड़ा और खिसकी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से मेरी शर्ट की आस्तीन को थोड़ा सा खींचा। वह मुझे कुछ कहकर और चिढ़ाना ही चाहती थी कि तभी मैंने देखा कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे बिस्तर से नीचे गिरने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, "अरे संभालो!" और मैं उसे थामने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही पल उसके वो बेहद नर्म होंठ बिना किसी वार्निंग के एक बार फिर सीधे मेरे होठों से जा टकराए। मैं तो वहीं का वहीं बिल्कुल पत्थर बन गया। कुछ सेकंड्स तक तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। फिर मैंने गुस्से में तमतमाते हुए उस लड़की को अपने से दूर धकेला और चिल्लाया, "अरे यार!
क्या बीमारी है तुम्हारी? तुम कैसी लड़की हो? बिल्कुल मजनू टाइप गुंडों जैसी हरकतें कर रही हो। वह लड़की मेरी हालत देखकर एक शातिर और प्यारी बिल्ली की तरह मुस्कुराई और बड़े हक से बोली, अरे, इसमें मेरी क्या गलती? तुम खुद ही तो अपनी मर्जी से मेरे करीब आए थे। अगर तुम बिस्तर से नीचे नहीं गिर रही होती, तो क्या मैं खुद तुम्हारे पास आता? भाई साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी हिम्मत वाली और बेशर्म लड़की नहीं देखी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में एक और गहरी मुस्कान तैर गई। ऐसा लग रहा था कि मैं जितना ज्यादा चिढ़ रहा था, उसे उतना ही ज्यादा मजा आ रहा था। वह मटकते हुए बोली, अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है और लग रहा है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो तुम भी मुझे वापस किस कर सकते हो, हिसाब बराबर। मैंने गुस्से में अपने होंठ भींचे और कहा, चुप रहो और अपना मोबाइल फोन मुझे दो। उसने पूछा, क्यों, क्या करना है? मैंने उस लड़की की तरफ देखा। मेरे दिमाग में लगातार उसकी पहचान को लेकर शक गहराता जा रहा था। मुझे अंदर से पक्का यकीन हो रहा था कि यह कोई ढंग की चीज नहीं है, पक्का कोई खतरनाक भगोड़ी मुजरिम है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट। बाहर से उस बुजुर्ग महिला की आवाज आई, बेटा, खाना तैयार हो गया है, आ जाओ। तुम्हारी पत्नी को होश आया या नहीं? मैंने मन ही मन चीख कर विरोध किया, अरे माँ जी, वह मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन बाहर मुस्कुराते हुए बड़े सलीके से जवाब दिया, जी माँ जी, हम बस अभी आते हैं। आपकी वजह से बहुत परेशानी हुई, इसके लिए वाकई बहुत बहुत माफी। तभी उस लड़की ने जानबूझकर जोर से कहा, अरे, तुमने अभी तक मेरे जख्म पर दवा नहीं लगाई। उसने ये बात इस अंदाज में कही जैसे बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला को सुनाना चाह रही हो। मैंने तुरंत पलटकर उसे घूरते हुए देखा। मेरी आंखें साफ कह रही थीं, तुम कोई अपाहिज नहीं हो, खुद से दवा नहीं लगा सकती क्या? बाहर से उस महिला की आवाज दोबारा आई, अरे बेटा, इतना वक्त हो गया और तुमने अभी तक अपनी पत्नी के जख्म पर दवा नहीं लगाई? जल्दी करो, कहीं घाव और ज्यादा बिगड़ ना जाए। पहले उस साफ पानी से जख्म को अच्छे से धो लेना, फिर उस पर यह दवा का पाउडर छिड़कना। चलो, मैं अभी तुम दोनों को परेशान नहीं करती। दवा लगाकर जल्दी से खाना खाने बाहर आ जाओ। ये कहकर उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने गुस्से में उस लड़की की तरफ अपनी आंखें तरेरी, पर वह चुप होने के बजाय सामने से बड़े मजे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। उसे मेरी इस हालत पर बड़ा मजा आ रहा था। उसे इस तरह मजे लेते देख मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने दांत पीस कर रह गया। मैंने जानबूझकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की आधी बोतल सीधे उसके जख्म पर उड्ड ठेल दी। दवा गिरते ही घाव में तेज जलन होने लगी, लेकिन उस लडिचकी के मुंह से दर्द की एक हल्की सी सिसकी के अलावा और कुछ नहीं निकला। मानना पड़ेगा, इस लड्डे की मैं बर्दाश्त करने की हिम्मत तो कमाल की थी। मैंने उसके जख्म को अच्छे से साफ किया, उस पर दवा का पाउडर छिट्टेका और फिर सफेद रंग की पट्टी को उसके बदन पर बड़े आराम से लपेट दिया। यह सब खत्म करने के बाद हम दोनों एक के पीछे एक कमरे से बाहर आ गए। डाइनिंग रूम में वह मछुआरा और उसकी बीवी टेबल पर बैठे बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखते ही वे दोनों खुशी से चहक उठे। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिटिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आओ आओ, यहाँ आकर बैठो, सब लोग खाना खाते हैं। फिर उसने थोड़ा शर्माते हुए आगे कहा, देखो भाई, हमारे पास कोई बहुत बट्ठा छप्पन भोग तो नहीं है खिलाने के लिए। बस ये रूखा सूखा खाना है। उम्मीद है तुम लोगों को बुरा नहीं लगेगा। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो पहले ही आप लोगों को इतनी मुसीबत में डाल चुके हैं। मुझे अच्छे से पता था कि इस बदतमीज लड़की से तो तमीज की उम्मीद करना ही बेकार है, इसलिए मैंने खुद ही उसकी तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दिया। मैं तो अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन वह लड़की वहीं की वहीं खड़ी रही। उसने अपनी तेज नजरों से चारों तरफ देखा, मिट्टी की दीवारें और खपरेल की वह छोटी सी छत। उसने बेहद ठंडे और कड़क लहजे में पूछा, यह कौन सी जगह है? उसके बोलते ही कमरे का माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई महारानी अपने गुलामों से बात कर रही हो। उस महिला ने भी बिना कोई देरी किए बड़े अदब से बताया, बेटी, यह मछुआरों का गांव है जो बिल्कुल साउथ सिटी, नानचेंग एंड ननचेंग के बॉर्डर पर है। साउथ सिटी? इस जगह का नाम मैंने सुन रखा था। ये ईस्ट सिटी से करीब 10 घंटे की दूरी पर था। तभी वह लड़की सीधे मुझसे बोली, फोन, मेरा फोन दो। मैंने कहा, यहां कोई मोबाइल वोबाइल नहीं है। हाँ, पास के टाउन में एक फोन है, वहां एक सरकारी टेलीफोन है। कल सुबह मैं अपने बूढ़े को तुम्हारे साथ भेज दूंगा, वो तुम्हें वहां ले जाएगा। बस 2 घंटे का रास्ता है। वैसे हमारे इस इलाके में आस पास बात करने का कोई दूसरा साधन नहीं है।
यहाँ की पीढ़ियां सिर्फ मछली पकड़ने का काम करती हैं, इसलिए बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क ना के बराबर ही रहता है। मुझे उस लड़की का यह रवैया बहुत ही बदतमीजी भरा लगा। मैंने धीरे से उसका हाथ खींचा और उसे नीचे बैठने का इशारा किया। इस बार उसने कोई नखरा नहीं दिखाया और चुपचाप मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। खाने की मेज पर एक तली हुई मछली, मछली का सूप और कुछ कटोरियों में चावल रखे थे। वह सारे बर्तन बहुत ही साधारण और सस्ते थे। यहाँ तक कि कुछ कटोरियां और चम्मच तो कोनों से टूटे फूटे भी थे। लेकिन हाँ, वो पूरी तरह साफ सुथरे थे। देखकर लग रहा था कि पिछले 10-15 सालों से इसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उन बर्तनों को देखते ही उस लड़की की भूख जैसे पल भर में गायब हो गई। उस महिला ने बड़े प्यार से टोकते हुए कहा, अरे बिटिया, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? लो, गर्मा गर्म ही खा लो। यह कहकर उन्होंने चम्मच से मछली का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसकी कटोरी में डालने लगी। लेकिन उस लड़की ने तुरंत कड़े लहजे में उन्हें बीच में ही रोक दिया। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। यह सुनते ही उस महिला का हाथ हवा में ही थम गया। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इतने प्यार और अपनेपन को कोई इस तरह झटके से ठुकरा देगा। मैंने माहौल को बिगड़ते देख तुरंत बात संभाली और कहा, अरे माँ जी, इसके कहने का मतलब था कि यह खुद अपने हाथों से लेकर खा लेगी। आप पहले खाइए, मैं इसे खुद परोस देता हूँ। यह कहकर मैंने बड़ी शालीनता से माँ जी के चम्मच में रखी मछली का वह टुकड़ा वापस उन्हीं की कटोरी में रख दिया। फिर मैंने जानबूझकर मछली की पूंछ वाला हिस्सा उठाया, जिसमें सबसे ज्यादा कांटे होते हैं, और उसे उस लड्डे की प्लेट में पटकते हुए मन ही मन का, और लो मैडम, बहुत नखरे दिखा रही थी ना तुम? अब आराम से बैठकर इसके कांटे चुनती रहो। मुझे अंदर ही अंदर उससे बदला लेने का बड्ढा तगद था, सुकून मिला। वह लड्डकी भला मेरा यह इरादा कैसे न समझती। उसने मेरी तरफ देखा और सोचा, यह लड्डका भी ना कितना मतलबी है। जानबूझकर सबसे ज्यादा मांस वाला हिस्सा उस बुजुर्ग महिला को दे दिया और मेरे हिस्से में ये कांटों से भरी पूंछ डाल दी। वह लड़की मेरी यह चालाकी देखकर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई, बल्कि उसके होठों पर एक और गहरी मुस्कान आ गई। वह मेरी तरफ देखकर बड़े नखरे से बोली, अरे, घर पर तो तुम हमेशा मुझे मछली के सारे कांटे खुद अपने हाथों से निकाल कर देते हो ना? तुम्हें तो पता है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ से चुने हुए कांटे वाली मछली ही खाती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर दांत पीस कर रह गया। लेकिन उन दोनों बुजुर्गों के सामने मैं अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपनी भड़ास को अंदर ही दबाया और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो, जल्दी से खुद खा लो। वह अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाओगे? उसकी यह बात सुनते ही जो दोनों बुजुर्ग अभी अभी खाना शुरू करने वाले थे, उनके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। वे दोनों हैरान होकर हम दोनों को देखने लगे। तभी वह लड़की मुझे और चिढ़ाते हुए आगे बोली, या फिर तुम यह चाहते हो कि यहां मौजूद किसी अजनबी के हाथों से मुझे खाना खिलाया जाए? अगर ऐसा है, तो क्या हम इन अजनबियों को यहां से बाहर भेज दें? उसकी यह बात सुनकर मेरा मन किया कि मैं वहीं अपना सिर पीट लूं। भाई, यह घर उन बुजुर्गों का है, वो अपने ही घर में अजनबी कैसे हो गए? इस लड़की में यह पैदाइशी घमंड और बिना किसी डर के कुछ भी बोल देने का नशा आखिर आता कहां से है? तभी उस लड़की ने मेरी कटोरी पर अपना हाथ रख दिया और बड़े मजे लेते हुए मेरी तरफ देखने लगी। क्यों? क्या तुम वाकई यह चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? बताओ, पहले सूप पीना है या चावल खाना है? मैं गुस्से के मारे बिल्कुल लाल पीला हो चुका था। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। कमरे में फैली इस भयंकर अड्डी आचन और सन्नाटे को देखकर वह बुजुर्ग महिला आखिरकार झेंपते हुए मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा बेटी, तुम दोनों आपस में जैसे रोज खाते हो बिल्कुल वैसे ही खाओ। हमारे सामने शर्माने की या कोई संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। मैं तुरंत बात संभालने ही वाला था कि उस लड़की ने मुझसे पहले ही बाजी मार ली। वह बड़े मासूम चेहरे से बोली, दरअसल माँ जी, घर पर हम दोनों आमतौर पर एक दूसरे को मुंह से मुंह लगाकर खाना खिलाते हैं। यह सुनना था कि उस बुजुर्ग मछुआरे के मुंह का सारा खाना सीधे बाहर आ गया। थू। अ, वह जोर जोर से खांसने लगा। उनकी बीवी घबराकर तुरंत उनकी पीठ थपथपाने लगी और बोली, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रहे हो? अच्छे भले खाते खाते अचानक ये क्या हो गया आपको? जैसे ही उन दोनों का ध्यान हमारी तरफ से हटा, मैंने मौके का फायदा उठाया। मैं गुस्से से तमतमाते हुए बिल्कुल धीमी और कड़क आवाज में फुसफुसाया, ओए बहुत हो गया तुम्हारा, अब बस भी करो। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान बनी रही। उसकी आंखें साफ साफ कह रही थीं, या तो तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ, वरना मैं जो बोल रही हूं वो सच करके दिखा दूंगी।
आखिरकार मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने झटके से उस लड़की की कटोरी उठाई और कांटे समेत मछली का एक बड़ा सा टुकड़ा सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा, लो, तुम तो हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें मछली के कांटे चबाना बहुत पसंद है। अब यहां शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हें कोई अजीब इंसान नहीं समझेंगे। लो, और खाओ, ज्यादा से ज्यादा खाओ। मैंने अपने अंदर का सारा गुस्सा और भड़ास उस मछली के टुकड़े के साथ सीधे उसके मुंह में ठूंस दी। ये नजारा देखकर उन दोनों बुजुर्गों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बूढ़ी अम्मा हैरान होकर बोली, अरे बाप रे, इस जमाने में ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्हें मछली के कांटे खाना पसंद है। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अरे माँ जी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र इतना कमाल का है कि अगर यह इस मिट्टी की कटोरी को भी चबा जाए तो उसे भी आराम से पचा लेगी। ये कहते हुए मैंने बदला लेने के अंदाज में एक और बड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। लेकिन वह लड़की इस पर भी जरा सा भी नाराज नहीं हुई। वह बस अपनी उसी रहस्यमयी और कातिलाना मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखती रही। अब बाहर से देखने वाले किसी भी तीसरे इंसान को यही लगता जैसे हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए कोई शादीशुदा जोड़े हों। जैसे हम दोनों के बीच बरसों पुराना और बेहद गहरा प्यार हो। अब मुझे लगने लगा था कि चलो, इस बार तो बाजी मैंने मार ली और इसे अच्छा सबक सिखा दिया। लेकिन मेरी यह खुशफहमी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक वह लड़की बहुत ही धीरे से मेरी तरफ झुकी और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपने मुंह का छबाया हुआ सारा खाना सीधे मेरे मुंह के अंदर धकेल दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड्स के लिए तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया कि आखिर ये हुआ क्या। इस लड़की ने अपना झूठा खाना मेरे मुंह में डाल दिया था। मुझे जोर से उल्टी आने को हुई, लेकिन उस लड़की ने अपने होठों से मेरे होठों को इतनी ताकत से बंद कर दिया कि मैं चाह कर भी पीछे नहीं हट सका। उसने मुझे वो खाना निगलने पर मजबूर कर दिया। पास बैठे वो दोनों बुजुर्ग यह नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह गए। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। खाना खिलाने का ऐसा खतरनाक और जरूरत से ज्यादा नजदीकी तरीका भाई उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे वो सोच रहे हों, क्या सच में हम बाहरी दुनिया से इतने सालों से कटे हुए हैं? क्या आजकल के शहरों में प्यार जताने का यही नया फैशन चल रहा है? कि आजकल के शहर के नौजवान इतने ज्यादा खुले विचारों के हो गए हैं। उसने मुझे इस तरह किस किया था कि मेरा दम घुटने लगा था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने अनजाने में ही सही पर उस खाने को अंदर निगल लिया। खाना गले से नीचे उतरते ही मेरी रूह कांप गई। मैं एकदम डर गया कि अब तो मछली का कांटा पक्का मेरे गले या खाने की नली को चीरता हुआ जाएगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बीतने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे गले में कोई कांटा नहीं चुभा। मैंने बेहद हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखा। उसने बड़े आराम से मेज पर रखा वो खुरदरा सा टिश्यू पेपर उठाया और अपने मुंह से मछली के सारे कांटे बाहर निकालकर साफ कर दिए। उसका यह सब करने का अंदाज इतना सलीके वाला और रॉयल था कि मैं देखता रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी सफाई से सिर्फ मांस मेरे मुंह में डाला और कांटे अपने पास ही रख लिए। आखिरकार उस लड़की ने मुझे छोड़ते हुए बड़े रौब से कहा, हाँ तो मिस्टर, अब बताओ, खुद अपने हाथों से शांति से खाओगे या फिर मैं तुम्हें अपने इसी तरीके से दोबारा खिलाऊं?